नमस्ते। गैस्ट्रोम को जानने के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इस कंपनी की हिस्ट्री देखी थी और देखा था कि कैसे ये जो है काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को सप्लाई करता था, लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद इनको मुसीबत आने लगी और ये अब नए मार्केट ढूंढ रहे हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई इन्होंने किन किन कंट्रीज़ के साथ, किन किन कंपनीज के साथ काम किया है और ये कौन से देशों में आगे काम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इनकी सब्सिडरीज ओपन हो सकती है या हो चुकी हैं और क्या प्लान्स इनके हैं। तो आइए चलते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। उन कंट्रीज़ में जहाँ पे गैज़प्रोम ऑपरेट कर रहा है और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे गैज़प्रोम प्लान कर रहा है ना? इसमें भारत शामिल नहीं है अभी तक। और हम बात करेंगे जो गैज़प्रोम की सब्सिडरीज़ थी मेन, या तो सब्सिडरीज़ थी कोलैबोरेशन में थी या जिनका उनका स्टेक था गवर्नमेंट के साथ। तो एक-एक करके हम देखेंगे कि कहाँ का उनका फैलाव है और ये बहुत ब्रीफ होगा, डिटेल नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा होगा, गैज़प्रोम जो है ऑयल रिसर्च वाली, ऑयल एंड गैस रिसर्च कंपनी है जो ड्रिलिंग भी करती है, जियोलॉजिकल स्टडीज़ भी करती है और पाइपलाइन भी बिछाती है, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, गैस सेल भी करती है, रिफाइनरी भी इन्वॉल्व है। मतलब पूरे लार्ज स्केल उसमें इकोसिस्टम में वो है। और काफ़ी सारी जो रूस की सिटीज़ है वहाँ पे जो गैस का नेटवर्क है, गैस घर गैस सप्लाई करने का उनके अंडर में है। और पाइपलाइन जो थी, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, उनमें भी उनका स्टेक था। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत सारी जो चीज़ें गैज़प्रोम करती है। और उज़्बेकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, बोलिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ है जहाँ पे कहीं पे गैज़प्रोम ने जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको जो है गाइडेंस देना या फिर उनके लोगों को ट्रेन करना या फिर उनके बिहाफ पे ड्रिलिंग करना। जैसे कि बांग्लादेश में जो थी गैज़प्रोम कंपनी जो है तेल के कुएँ या गैस की खुदाई करके चेक कर रही थी कि कहाँ-कहाँ डिस्कवरी हो सकती है, उस तरह काम कर रही थी। और मेरे ख़्याल से उन्होंने किसी एक, आई थिंक लीबिया में रिफाइनरी में हेल्प की है, जो वहाँ की रिफाइनरी बंद हो चुकी थी उसमें, और इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूशन में वो हेल्प करी थी। तो ये कंट्रीज़ में उनका ये बातचीत रही है। तो ये अभी तक का है। अब जब बात करते हैं कि जो फ्यूचर में जो हो सकता है, अब जैसे मंगोलिया की बात करते हैं। अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो मंगोलिया जो है रूस और चाइना के बिल्कुल बीच में है। एक तरह से सैंडविच कंट्री है बीच का। और मंगोलिया होकर जो पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन है रूस की, वो जा रही है, ठीक है। और जो पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन 2 है जो रूस वाले अब सोच रहे हैं बिछाने की, या मेरे ख्याल से आई थिंक अग्रीमेंट साइन हो चुका है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंगोलिया होके जाएगी। तो ये बातचीत हो रही है कि क्यों ना मंगोलिया को भी गैस और ऑयल सप्लाई किया जाए और मात्रा में, और भी जो भी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है वो किया जाए, तो वहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है। अब नॉर्थ कोरिया जो है, पहले जो है रूस ने सैंक्शंस को फॉलो किया और नॉर्थ कोरिया से बातचीत या बिज़नेस रिलेशनशिप थोड़े से कम रखे। लेकिन जब से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं तो नॉर्थ कोरिया और रूस दोनों सैंक्शन कंट्री हो गए हैं। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहले बहुत टाइम पहले प्लान था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच अच्छी बातचीत हो रही थी, तो रूस का प्लान था कि जो पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन है जो चीन को गैस प्रोवाइड कर रही है, उसी को बढ़ा करके जाए, नॉर्थ कोरिया तक लाया जाए और नॉर्थ कोरिया के थ्रू साउथ कोरिया को भी गैस सप्लाई की जाए। ऐसा प्लान था, लेकिन अब वो मुश्किल, अब नहीं हो पाएगा। ईरान जो है एक इंटरेस्टिंग कंट्री, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले ईरान पे भी सैंक्शंस लगे हुए थे, तो रूस की जो गैज़प्रोम थी वो हेजिटेट थी यहाँ बिज़नेस करने में, क्योंकि उनका जो मेन कस्टमर मार्केट था वो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, यूरोपियन देश थे। और उन्होंने जब सैंक्शंस लगाया तो गैज़प्रोम ने उस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब दिया जा रहा है, क्योंकि ईरान और रूस के रिश्ते जो है अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहे हैं और ईरान को गैस की ज़रूरत है। तो ईरान जो है गैस ट्रांज़िट अब बन सकता है टर्की की तरह। और एक जो चीज़ की जा रही है कि ईरान, ओमान पाइपलाइन और ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, भारत। तो ऐसा प्रपोज़ल कुछ एनालिस्ट ने कहा है कि रूस से ईरान के बीच एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी गैस की और ऑयल, जो भी पाइपलाइन होगी गैज़प्रोम के अंडर में, और ईरान को गैस सप्लाई की जाएगी। और ईरान में जो ये बंदरगाह है उनको गैस टर्मिनल हब बनाया जाएगा और उसके थ्रू बाकी कंट्रीज़ को गैस सप्लाई की जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पाइपलाइन से गैस सप्लाई करना सस्ता भी है, आसान भी है, कंपेयर टू एलएनजी टैंकर। तो अगर आप डिस्टेंस घटा दो, रूस से
ईरान के थ्रू क्या है, तो समुद्र की जो डिस्टेंस है घट जाएगी, तो जो अफ्रीका में देश है, एशिया में जो देश है, उनको गैस जल्दी सप्लाई हो सकती है कंपेयर टू जो रूस से टैंकर आता है उसके थ्रू। और एक बात हो रही है, ईरान से ओमान की जो पाइपलाइन बिछाया जाए तो ओमान को भी गैस मिलेगी रूस से। और ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन भी प्रपोज की गई है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, इंडिया वाला एग्री का हमेशा एग्री होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा प्रपोज क्या है कि जो रूस से गैस आ रही है ईरान में, ईरान के थ्रू पाकिस्तान होते हुए इंडिया भी आ सकती है, तो डायरेक्टली रूस की गैस हमारे पास आएगी। तो ऐसा भी प्रपोजल रखा गया है। और वेनेजुएला में भी रूस की जो सॉरी नॉट रूस गैसप्रोम, माफ़ कीजिए, रूस और गैसप्रोम को मिस कर रहा हूँ, लेकिन गैसप्रोम इज़ रशियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, तो एक ही बात है। तो वेनेजुएला में भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, काफ़ी सारे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने लगा रखे हैं, कंट्रीज़ ने। तो वहाँ भी जो ऑयल एंड गैस का जो रिसोर्सेज हैं, रिजर्व हैं, तो वहाँ पे जो सब तरह के जो काम होते हैं, ड्रिलिंग करना और रिफाइनरी को टेक्निकल पार्ट सप्लाई करना, पुर्जे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करना, तो वेनेजुएला को भी सप्लाई किया गया है। इस तरह से काफ़ी जो है स्पेशलिटी है गैसप्रोम की, गैसप्रोम सप्लाई कर रही है, और इस तरह से बातचीत हो रही है। और गैसप्रोम की जो अब हम बात करते हैं, जो सब्सिडरीज़ है गैसप्रोम की, तो कुछ जो सब्सिडरीज़ हैं गैसप्रोम की फुल्ली ओन्ड है, कुछ पार्टनरशिप में है, कुछ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में है। जैसे गैसप्रोम बेलारूस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको देखती है, गैसप्रोम आर्मेनिया वो भी देखती है गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये बेलारूस और आर्मेनिया की गवर्नमेंट के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके, या फिर जो लोकल कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन में देखा गया। और जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 थी, वो भी जो थी कुछ पोर्शन गैसप्रोम का ओन था, कुछ जर्मन कंपनीज़ का, कुछ फ्रेंच कंपनीज़ का, एक पूरा कंसोर्टियम था जिसका गैसप्रोम हिस्सा था। और तो गैसप्रोम में काफ़ी जो है एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम का गैसप्रोम हिस्सा था, जो कि अब जो है जो पोलैंड में जो हिस्सा था उसको पोलिश गवर्नमेंट ने नेशनल एसेट करके कन्फिस्केट कर लिया है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी हो गई है। जर्मनी में जर्मन गवर्नमेंट एक और कर लिया है, ऐसे करके करते हैं। तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एसेट थी वो अब गैसप्रोम के हाथ में नहीं है, और सैंक्शंस के बाद अब उनकी हो गई है, तो इसलिए गैसप्रोम वाले नया मार्केट तलाश रहे हैं। तो बातचीत हो रही है। अब बात करते हैं जो कोलैबोरेशन रहा है गैसप्रोम का, अभी भी है या जो हो चुका है। तो एक कंपनी निगास, जो कि नाइजीरिया की जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वहाँ का कोलैबोरेशन है। आई थिंक ये इसके बारे में मुझे पता नहीं चला ज़्यादा कि 50-50 कोलैबोरेशन है उसमें, तो शायद ये पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन को लेकर कुछ बिजनेस है उसमें। और अज़रबैजान की जो कंपनी है उसके साथ भी इनकी पार्टनरशिप रही है, कोलैबोरेशन रहा है। और CNPC चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है, चाइना को जो है गैसप्रोम जो है ऑयल सप्लाई करता है। अब गैसप्रोम जो है मोस्टली गैस की कंपनी है, लेकिन ये ड्रिलिंग में भी स्पेशलिस्ट हैं, पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशलिस्ट है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, सॉरी साइबेरिया जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे जो ऑयल वेल्स है वो भी गैसप्रोम के अंडर में है, तो वो ऑयल ड्रिलिंग क्रूड ऑयल जो है वो चीन को सप्लाई कर रहे हैं, जो CNPC के साथ उनका कोलैबोरेशन है। और जो फ्रांसी कंपनी एनर्जी नेट, अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपनीज़ के नाम देख रहे हैं वो आई कैसे, क्योंकि जो गैस पाई गई है यमल पेनिनसुला या ईस्टर्न साइबेरिया, याकुटिया, कामचाटका पेनिनसुला, स्खालिन आइलैंड, ये बहुत रिमोट प्लेसेस है, साल भर बर्फ़ रहती है यहाँ पे, और यहाँ पर ड्रिल करके चीज़ें निकालना, फिर पाइपलाइन बिछाना, और पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, LNG जो टैंकर आते हैं उनमें करना, ये एक बहुत महंगी प्रोसेस है। और इसके अलावा इसमें टेक्निकल स्पेशलिटी चाहिए होती है, जो कि गैसप्रोम का सारी नहीं है। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन गैसप्रोम ने जो बहुत सारे जो वेस्टर्न कंपनीज़ है इनकी मदद ली, और इन वेस्टर्न कंपनीज़ का पहले स्टैक था 10%, 20%, जो भी ऑयल एंड गैस ब्लॉक मिलते थे, जो फील्ड थी, उनमें से गैसप्रोम फुल्ली 100% ओनर नहीं थी। इनमें से काफ़ी सारे में इन कंपनीज़ का स्टैक था। और तो वो जो है अपनी स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड करती थी डेवलप करने के लिए उस गैस फील्ड को और पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और उसके बदले जो है उनको गैस कुछ अमाउंट मिलता था, कुछ क्वांटिटी, और वो जैसे कि ओनरशिप में है तो प्रॉफिट शेयरिंग सब चीज़ होती थी उसके अंदर। तो ये 2022 से पहले का है। 2022 के बाद जो है BP हट गई है, और मेरे ख्याल से इनमें जितनी कंपनी यूरोपियन नेशंस, उनमें से शायद एक भी अब हिस्सा नहीं है, अब रशिया में नहीं है। उन लोगों ने जो भी पूरी ओनरशिप है वो बेच दी है, और उन्हें पूरा रशियन मार्केट क्विट कर दिया है। एक अपवाद है मित्सुई, जापान की जो गवर्नमेंट है, तो स्खालिन जो 2 ब्लॉक है, स्खालिन 2, जिसमें भारत का हिस्सा नहीं है, स्खालिन 1 में है, तो जापानी गवर्नमेंट में उसका हिस्सा है, तो मित्सुई कॉर्पोरेशन जो है वो उसका पार्ट है। और
क्योंकि देखा जाए जापान और रशिया बहुत पास है मैप में, तो जो सालिन आइलैंड है उससे अगर अगर गैसप्रोम सप्लाई करे गैस जापान को बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बहुत पास है। लेकिन हो सकता है कि जापान गवर्नमेंट इससे हट जाए या रशिया वाले कह दें कि भाई तुमने सैंक्शंस लगाए हमारे ऊपर, तो शायद ये कंपनी भी हट जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मित्सुई सखालिन 2 कंसोर्टियम का पार्ट है स्कालिन 2, और आगे भी रहेगी मेरे हिसाब से, और नहीं रहती तो फिर वो बात की बात है। और तो ये सब चीज़ें हैं, और ये सब भारत है नहीं, क्योंकि भारत का आज तक भारत की शायद डायरेक्ट कुछ बातचीत नहीं हुई है गैसप्रोम से, गैसप्रोम रशिया से। गैसप्रोम की सब्सिडरीज़ हैं, जैसे मैंने बताया सब्सिडरीज़ है गैसप्रोम ऑस्ट्रिया, गैसप्रोम जर्मनी, गैसप्रोम रोमेनिया, इस तरह से बहुत से सब्सिडरीज़ हैं या रिफाइनरीज में उनका स्टैक है, जो कि जो जितनी पाइपलाइन जो जा रही है गैसप्रोम की, है ना, क्रूड ऑयल जहाँ से आ रहा है, भाई गैस या ऑयल को आपने निकाला, पाइप में सप्लाई किया और जहाँ गया वो रिफाइनरी में गया, तो वो रिफाइनरी है वो या तो गैसप्रोम ओन्ड है या गैसप्रोम की उसमें पार्टनरशिप है। अब उसके बाद जो क्रूड ऑयल निकल से जो तेल निकला, डीजल पेट्रोल, उसको बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें भी शायद गैसप्रोम का स्टेक है, और उसको फिर कहीं और एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी गैसप्रोम का स्टेक है। तो इस तरह से गैसप्रोम की बहुत सारे सब्सिडरीज हैं बहुत सारे देशों में, और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो तो ये सारी चीज़ है। तो ये आप ये एक समराइज वे था गैसप्रोम का जो था, और अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे कि गैसप्रोम की सब्सिडरीज कौन सी है, गैसप्रोम के ओनर्स कौन है, जैसे कि मैंने कहा रशियन गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन किस तरह से ओन करती है, और जो मेन पीपल हैं गैसप्रोम के वो कौन है, और भारत का क्या लिंक है यहाँ पे। अभी तक मैंने भारत की तो बात ही नहीं की है, मैं भारत के बारे में वीडियो, भारत की भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन भारत की बात ही नहीं की है मैंने। तो अगली वीडियो में उस बारे में बात करेंगे कैसे गैसप्रोम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आपको लगता है आपके दोस्तों को इससे वैल्यू मिलती है तो इसे शेयर कीजिए, और इस गैसप्रोम रशियन कंपनी का पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते।